आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर नैनीताल से है। आपको बता दें, जहां बीडी पांडे अस्पताल की भूमि से अवैध कब्जे को हटाने का बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए 2 से 3 जेसीबी के द्वारा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया है। वहीं उक्त भूमि पर काबिज लोगों का कहना है कि जिन भवनों को कब्जा बताकर तोड़ा जा रहा है उस जगह की उनके पास रजिस्ट्री भी है और कई वर्षों से इस भूमि पर वो रहते आ रहे हैं। जबकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में यह जमीन इंपीरियल बैंक की थी, जिसे उसके द्वारा दान स्वरूप उक्त भूमि को बीडी पांडे अस्पताल को दी गई थी, जिसकी पैमाइश करने पर पाया गया है कि 40 लोगों के द्वारा इस भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया गया है, जिन्हें खाली कराकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ छोटी सी परचून की दुकान थी, एक घर था। हमने रजिस्ट्री करवा के अपना घर बनाया था, जिसका टैक्स भी नगर पालिका को भर रहे हैं। अभी बीच में हॉस्पिटल वालों के प्रशासन की तरफ से एक स्पेशल नक्शे के हिसाब से सर्वे टीम बुलाई गई थी, जिसके आधार पर इन्होंने मकान चिन्हित करे थे, जिसमें हमारा 5 फीट का कोना आया था। हमने उसको अपने हाथ से तोड़ लिया, लेकिन उसी दिन रात में ये आके रात को 10 बजे आके बोलते हैं कि आपका कोना नहीं है, आप पूरा मकान आपको लिया जाएगा। आप बताइए, प्रशासन की तरफ से ना हमें कोई मकान दिए गए कहीं रहने के लिए, जो हमारी जगह है। अगर हमारी रजिस्ट्री है तो हमारी जगह कहाँ पर है? फिर उनकी जो है वो चार्ट एंड लॉज की रजिस्ट्री करके इंपीरियल बैंक की या बीडी पांडे की भूमि पर बसे हुए हैं वो लोग। ये इंपीरियल बैंक की भूमि 1949 में बीडी पांडे को ट्रांसफ़र हुई थी। इस भूमि के संबंध में 2009 में एक पीएल हुई थी। उसी के सिलसिले में 2014 में एक सर्वे हुई थी, जिसमें 40 घर उस लैंड के अंदर पाए गए थे। तो उसमें इन लोगों ने फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और डायरेक्शन ये हुआ कि अपना अगर जिसके पास कोई अभिलेख है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनने के बाद इनको डिसाइड करें। अब बात अगली खबर की। खबर ऋषिकेश से है, जहां शहर के बीच में बना कूड़े का पहाड़ जहां जनता के लिए मुसीबत बना हुआ था, वहीं सरकार ने लाल पानी बीट में शहर के कूड़े के निस्तारण के लिए जमीन अलॉट कर दी है, जिसके विरोध में भारी संख्या में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। नगर निगम की टीम जब चयनित जमीन पर पिलर गाड़ने पहुंची तो भारी पुलिस बल और तहसील प्रशासन के साथ पहुंची। विरोध के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ये पहले मना कर चुके हैं, ये फोर्स लाए कुछ लाए, हमारा एक ही यहाँ पे कूड़ेदान नहीं बनेगा। और इनको जब बैठक हुई थी दिखा दिया था कि जो फॉरेस्ट का नक्शा है उसमें ये जो आबादी क्षेत्र है इन्होंने जंगल दिखा रखा है, जो नॉर्म्स के विरोध है। कोर्ट में अगर इन्होंने अपना कागज रखे होंगे तो इन्होंने कोर्ट को भी बरगलाया है, मगर इनकी तानाशाही यह है। मेन मुद्दा कुछ नहीं है, जो जमीन जिस जमीन को खाली करवा रहे हैं आप उसका रिकॉर्ड उठाएंगे, उसको लोगों ने खरीद चुके हैं और अरबों रुपए का जो आने वाला स्कैम होने वाला है, हो चुका है, उसकी ये पटरूफर ये करी जा रही है कि वहां का कूड़ा आप बोल रहे हैं कूड़ा निस्तारण केंद्र है। ये आबादी क्षेत्र मुश्किल से जहाँ पे कूड़ा घर बनाया जा रहा है उस पर सटीक लगा हुआ आबादी क्षेत्र। क्या अनिता ममगाई को ये नहीं दिखा कि यहाँ पे लोग रहते हैं? वो वहाँ से अपने क्षेत्र से तो कूड़ा हटा रही है। क्या ये उनका क्षेत्र नहीं है? हमने ममगाई जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जब धरने में बैठोगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ बैठूंगी। वो एक दिन भी नहीं है, एक दिन आई बस खड़े खड़े चली गई। जब उन्होंने कहा था कि हमने एक मांग रखी थी उनसे कि यहाँ से कूड़ा घर 5 किलोमीटर पीछे चला जाए और रास्ता भी ये ना हो, आने जाने का रास्ता भी ये ना हो, तो उन्होंने हमारी बात को उस टाइम में तो स्वीकार किया था। लेकिन अब क्यों उन्होंने फोर्स भेजी यहाँ पे? रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा संबंधित दिक्कतों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें, स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उत्तराखंड निदेशक खेल सचिव शहरी विकास को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि खेलो इंडिया के तहत कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत बच्चों के शारीरिक विकास हेतु प्लेग्राउंड बनाए जा सकें। इस संबंध में 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अक्टूबर की तिथि नियत की है। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। बच्चों का कहना है कि उनके आसपास पड़ोस में कोई खेल के मैदान नहीं है। जब वो स्कूल के बाद गली में खेलने के लिए जाते हैं तो
पास वाली आंटी व अंकल उनकी बॉल छुपा देते हैं, कभी कभी उनको डांटते हैं और गली में खेलने के लिए मना करते हैं। बच्चों की तरफ से पत्र में कहा गया कि उनको खेलने के लिए जरूरी सामान व मैदान उपलब्ध कराए जाएं। बच्चों ने विराट कोहली के साथ अपनी इस समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया, जिसमें कोहली ने कहा कि इनको रोको ना टोको, ना बच्चों को खेलने दीजिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। सचिन सहवाग गांगुली ने भी यहीं से शुरुआत की थी। सुनवाई पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है, उनके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। वीडियो का माननीय उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए आज एक आदेश पारित किया है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे जो खेल नहीं सकते हैं, जिनके लिए कोई प्लेग्राउंड्स नहीं है, वो टीवी देखते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, जिससे कि उनका विकास नहीं हो पा रहा है। इसे माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स को नोटिस जारी किया है तथा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स को नोटिस जारी किया है, सेक्रेटरी अर्बन डेवलप को नोटिस जारी किया है तथा उनसे पूछा है राज्य सरकार से कैसी एक पॉलिसी है कि नहीं है, जिससे कि बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाए जा सकें और बच्चे उसमें खेल सकें। रुक करेंगे अगली खबर का। आउटसोर्स कर्मियों को 8 माह से बेहतर नहीं मिला है, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त है। दरअसल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई थी। पिछले 8 माह से इन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है और अब अचानक उन्हें नौकरी से निकाले जाने का फरमान सुना दिया गया है, जिसकी वजह से अब लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वह जनवरी से लेकर सितंबर तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जो निश्चित रूप से गलत है और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरा नाम जया पंत है। मैं हल्द्वानी एकेडमी में, वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी में मयूरी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में 7 साल से वार्डन की नौकरी कर रही हूँ और 8 महीने से तनख्वाह नहीं आई हुई है और हमको 15 तारीख को शाम को बोल दिया गया कि कल से आपकी उपस्थिति नहीं लगेगी। हमारा अब हम अंदर मैडम से बात करने गए या मिलने गए, जो भी है, उन्होंने ये बोला कि हमारे इसमें कुछ भी नहीं, प्रशासन से आदेश आया है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हैं क्योंकि हमने 15 सितंबर तक अपनी अपनी सेवाएं दी अलग अलग जगह पर। उसके बाद हमें कह दिया गया कि 16 सितंबर से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने भी हैं, जिनका अगले साल रिटायरमेंट है, कुछ लोग आउटसोर्स से हैं, ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी से, कुछ लोग उपनल से हैं। तो हमको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। रोजगारी दी लेकिन फिर अब बेरोजगार कर दिया जा रहा है। हमको इस समय बजट नहीं है जहाँ पे उनको हम पेमेंट कर सकें। हमने लेटर लिखा है, हमने हमारे हेडक्वार्टर्स को और वहाँ से शासन से भी प्रपोजल गया हुआ है। हमको जब बजट प्राप्त होगा तब प्रॉपर प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार इनको हम वापस रखने की भी कोशिश करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवकों द्वारा एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है और युवक को अधमरा कर दिया गया है। वहीं वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस वायरल CCTV वीडियो के आधार पर जाँच पड़ताल कर रही है। साथ ही युवकों में किस बात को लेकर विवाद था, इस मामले में भी जाँच पड़ताल की जा रही है। 12 सितंबर की मध्य रात्रि में एक युवक के साथ 3 अन्य युवकों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिस संबंध में पीड़ित युवक के परिजनों के द्वारा एक तहरीर कोतवाली गंगनहर में दी गई थी, जिसके आधार पर अंतर्गत धारा 307 IPC के अभियोग पंजीकृत किया गया था और CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के संकलन के आधार पर 3 अभियुक्तों आशीष, राजा और विराट की गिरफ्तारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अग्रिम जो भी साक्ष्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मसूरी से है, जहां ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में हरितालिका तीज उत्सव 2023 पारंपरिक रीति रिवाज, नृत्य, सम्मान और
लकी ड्रा के साथ धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर नेपाली और गोखरली समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है। आपको बता दें, हरितालिका तीज उत्सव में महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ आई हैं। इस मौके पर महिलाओं ने नेपाली गानों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं भी दी। मेरा नाम रुक्मणी साई है और हमें यहाँ पर रहते हुए काफ़ी साल हो गए। तो मतलब जैसे सब लोग मनाते हैं करवा चौथ का व्रत, तो हम तीज का व्रत मनाते हैं। तो हमारे उसमें बहुत ही खास माना जाता है व्रत को। तो जैसे मतलब सच धजना हमारे लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है इस दिन का, कि मतलब कब आएगा ये त्यौहार, कब आएगा ये त्यौहार। तो जैसे मतलब आज आ ही गया आखिर में, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मनवाया है। हमारे यहाँ नेपाल में जैसे मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही ये त्योहार मनाने लगते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी देहरादून ने डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 105 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में पारंपरिक मामले तथा वरिष्ठ नागरिकों आपसी विवाद, भूमि सीमांकन, अतिक्रमण, उत्पीड़न, मुआवजा, बिजली, पानी, सड़क, आपदा आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो 5 शिकायतें आई हैं और इसमें लैंड और बाकी चीज़ें तो थी ही, लेकिन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड भी काफ़ी शिकायतें थी। काफ़ी बुजुर्ग लोग आए थे और जो घरेलू जो विवाद है उसके क्रम में आए हुए थे। तो सभी एसडीएम्स को और जो हमारा सीनियर सिटीजन सेल है पुलिस का, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी भेज दिए हैं कि इन सारी समस्याओं का निस्तारण करें और जो पॉसिबल उपाय हो सकता है सबको बताएं। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड, बिजली, पानी, आपदा सभी से रिलेटेड शिकायत। बात अगली खबर की। रामनगर में आवारा गाय एवं बैलों के आतंक से लोग जहां काफी परेशान हैं, तो वहीं आवारा सांड कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं। इनको पकड़ने की मांग लगातार लोगों के द्वारा प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन जिसको लेकर सोमवार को नगर पालिका प्रशासन आवारा सांडों को पकड़ने का अभियान शुरू करते हुए लोगों से अपील की है कि पशुपालक अपने जानवरों को अपने घरों में ही बांध कर रखें और ऐसा न होने पर संबंधित पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं उनके कानों में लगे टैग की फोटो खींचकर वाहन स्वामी की डिटेल निकालने के साथ ही पशु स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा 18 और 19 2 दिन तिथि तय की गई थी। आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, जिसके क्रम में नगर पालिका रामनगर द्वारा आज आवारा पशुओं की धरपकड़ चालू है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हो, जानवर काफ़ी इकट्ठे किए गए हैं स्कूल कैंपस में और हमारा पशु वाहन भी लगा है और अभी बम्बा घेर से 3 जानवर पकड़े गए हैं और यहाँ पकड़े जा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के पटेल गुट से जुड़े किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत की है और ट्रैक्टर रैली भी की है। रैली में बड़ी संख्या में आसपास के किसान शामिल हुए। रैली के बाद तहसील परिसर में धरना भी दिया गया है। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, किसानों ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जो नोटिस हमने 10 सूत्रीय नोटिस दिया था उसमें रैली निकाल ली हमने। रैली निकालने के बाद हम अधिकारी, जिले से भी अधिकारी थे, हर विभाग से अधिकारी आ रहे थे। सारी बात होने के बाद में लेख पल्लों की तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो, लेकिन एसडीएम साहब ने, जल निगम के भी थे, वन विभाग वाले भी थे, जितने भी संबंधित अधिकारी थे वो सब थे, तो उनके बारे में वार्ता हुई और एसडीएम साहब ने लेख पल्लों का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बाढ़ का, सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का।
अब बात अगली खबर की। एसएसपी कार्यालय देहरादून में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कई बैंकों से लोन ले चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल फोन भी खरीदे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक कार और 3 मोटरसाइकिल भी आरोपी के पास से बरामद की हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 10 नकली आधार कार्ड भी आरोपी के पास से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है और जेल भेज दिया है। थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, वाहन चेकिंग, तो वहीं पे एक संदिग्ध व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पे था, उससे जब हमने पूछताछ करी, संदिग्ध लगा था तो उससे भी पूछताछ करी, तो ये सारी चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाता था और उस फॉर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसने कई बैंक से लोन लिए हुए हैं। और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई सीओ डोईवाला के नेतृत्व में, तो इसके द्वारा ये बताया गया, ये पिछले कुछ समय से यहाँ डोईवाला क्षेत्र में रह रहा था और इसके द्वारा आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड बना के कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में कई लोन लिए हुए हैं और उन लोन लेकर इसने कई वाहन भी लिए हैं और साथ में कई मोबाइल फ़ोन भी लिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। नई टिहरी जिला विकास समन्वय एवं विकास निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सांसद द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने में देश भर में मध्यम श्रेणी राज्य के अंतर्गत जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर जिला प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। दूरसंचार भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद द्वारा दूरसंचार विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाली टेलीकॉम एडवाइजरी की बैठक का समय अंतर्गत न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय अंतर्गत बैठक आयोजित करने एवं सभी सदस्यों को बैठक में आमंत्रित करने के निर्देश दिए। इंटेलिजेंस के काम आप देख के आ रहे हो तो कुमारिज्म ठीक रहा है। साइबर क्राइम आने वाले समय का ओनली क्राइम होने वाला है। अगर हम बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस को देख लें तो जो प्रॉपर्टी और जो मनी को लेकर होते हैं उसमें साइबर क्राइम ही भविष्य है। इसमें हम 2 चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। एक तो पब्लिक की अवेयरनेस, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट रेमेडी। साइबर क्राइम में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बेटर, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि प्रिवेंशन हो, हम उस चीज़ से बचें और उसके लिए हमको पब्लिक में भी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी और खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। तो पहला तो इसका जो पहलू है वो ये है। दूसरा, एक बार अगर क्राइम हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस भी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो, ये दूसरा हमारा इस समय प्रयास है। और इसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पुलिसकर्मी भी इसके लिए लगातार अपने को अपग्रेड करते रहें इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सीसपाल और मंगलौर विधायक सरबत करीम अंसारी ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर में किसान, मजदूर, दुकानदार एवं आपदा पीड़ित गर्जना धरना प्रदर्शन यात्रा निकाली। गर्जना यात्रा ट्रक यूनियन से हरिद्वार रोड, मोहल्ला गोवर्धनपुर रोड, मोहल्ला एवं रायसी रोड होते हुए लक्सर तहसील मुख्यालय पर पहुंची। इस मौके पर दोनों विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के मसले पर सरकार पीड़ितों को ऊंट के मुंह में जीरे की बराबर मुआवजा दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर गूंगी बहरी सरकार होने का आरोप लगाया। क्षेत्र के व्यक्तियों का 1 वर्ष का बिजली का बिल माफ किए जाने, कर्जदारों का 1 वर्ष का पूरा कर्ज माफ किए जाने, कृषि ऋण 1 लाख तक माफ किए जाने, आम के ठेकेदारों को मुआवजा दिए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को सौंपा। माननीय विधायक जी हैं लक्सर के शहजाद जी, उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें मुआवजे को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, आपदा को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है और मेरे माध्यम से वो
शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा उचित माध्यम से। वास्तव में जो है आपदा तो पूरे जिले में, लेकिन क्योंकि हम अपनी अपनी विधानसभाओं के विधायक हैं तो शहजाद भाई ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी बात को रखी है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी विधानसभा के लिए रखी। मेरे यहाँ जो है सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया, चेक तो बटे ही नहीं मेरे यहाँ अभी तक, बने ही नहीं मेरे यहाँ अब तक। तो इसको लेकर जो है मैंने बात रखी है, जो चेक नहीं बने उनको वो चेक बनने चाहिए, लोगों को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे जो है लोगों की जो परेशानियाँ वो दूर हों। आप इसमें माननीय विधायक भाई शहजाद के, ये एक ऐसा एक टेलर था, भाई शहजाद जी का एक टेलर था, और आपने सभी की समस्या को, किसानों की, मजदूरों की, पटरी वालों की, ठेली वालों की, वो विधानसभा के अंदर उठाई है और बहुत दमदारी से उठाई है, चाहे वो बेलडा प्रकरण हो। भाई शहजाद जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है और आज यहाँ आपके सामने रखा है, इसी तरीके से ये सभी किसानों की समस्या है। बाढ़ किसी भी क्षेत्र में आई हो हरिद्वार के, हम ये कहना चाहते हैं कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो इसी तरह का प्रदर्शन हर तहसील पे, हर कलेक्ट्रेट पे होगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।